वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर प्रतिदिन आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री की क्लासेस लगातार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिलेबस के ओरिएंटेड, बिल्कुल सिलेबस के को आधार पर रख के। और हम लोग अभी सिलेबस के यूनिट 7 जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज है उसी को पढ़ रहे हैं। और पिछला जो लेक्चर्स हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रंजीत सिंह का उदय किस प्रकार होता है, इसके बाद एंग्लो सिख वार रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद स्टार्ट होने की क्या पृष्ठभूमि होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो वार की जो कारण थे, उनके जो किस प्रकार फर्स्ट एंग्लो वार स्टार्ट होता है और उसके क्या कारण रहते हैं, इसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली दो युद्ध जो हुए थे अंग्रेजों और सिखों के बीच, उन्हीं को प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे सिलसिलेवार तरीके से। युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं और युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, युद्ध के बाद कैसी संधियां होती है और पंजाब का अस्तित्व का क्या होता है, इसी को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1845 से 46 के बीच हुआ। इसकी शुरुआत कैसे होती है? पिछले क्लास में ही थोड़ा सा लास्ट में हम लोग हिंट्स दिए हुए थे कि अमृतसर की संधि जो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था, सतलज नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा बॉर्डर मान लिया गया था। सतलज नदी के ईस्ट का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का है और सतलज नदी के वेस्ट का क्षेत्र रंजीत सिंह का है, यानी सिखों का है। तो यही सीमा रेखा थी सतलज नदी। लेकिन क्या होता है, 11 दिसंबर 1845 को कुछ सिख सेना सतलज नदी को पार करके पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्ट क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वहाँ एक मोगा गांव है, वहाँ चले जाती है। उनका मकसद भले ही युद्ध ना रहा हो, लेकिन इसी को बहाना बनाकर जो तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग ने अपने जो मेजर है ब्रॉडफुट, उनको आदेश दे दिया कि नहीं, इन्होंने सीमा का उल्लंघन किया है, अमृतसर की संधि का उल्लंघन किया है, इसका जवाब इन्हें युद्ध से दिया जाएगा। और पंजाब को जीतने का आदेश दे दिया। और इसी के साथ 13 दिसंबर 1845 को युद्ध की घोषणा हो जाती है। और इस युद्ध की घोषणा के बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि दो धोखेबाज रहते हैं यहाँ भी, जैसे पंजाब में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, इसी तरह यहाँ पर लाल सिंह जो सिखों के सेनापति थे और तेज सिंह जो उसके वजीर थे सिखों के, इन दोनों ने सिखों को धोखा दिया। और युद्ध भूमि में इन्होंने जो होता है अपना सेना को निर्देश ही नहीं दिया युद्ध करने का। और इसके विश्वासघात के कारण सिख हार गए अंततः। हालांकि वफादार जो सिख सैनिक थे उन्होंने युद्ध को जारी रखा और युद्ध किया भी। और इस पूरे आंग्ल सिख युद्ध में मुख्य रूप से 5 युद्ध हुए, जिसमें से ये जो 4 युद्ध हैं ये अनिर्णायक रहे, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया इन 5 युद्धों का। ये जो 5 युद्धों में से ये जो पहले 4 युद्ध हैं इनका कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन ये जो 5वां है ये निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ, जो कि हुआ था 10 फरवरी। ये 10 फरवरी को हुआ था। 10 फरवरी 1846 को ये युद्ध हुआ था। इसको याद रखेंगे दोस्तों, 10 फरवरी 1846 सुबराव का युद्ध निर्णायक युद्ध था। तो ये युद्धों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में यूपी एचएससी जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था नवंबर मंथ में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, मुदकी का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन दिया था आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, या तो प्लासी का युद्ध, इस तरह का ऑप्शन था। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप मुदकी का युद्ध को क्या मारेंगे? आंग्ल सिख युद्ध, वो भी कौन सा? पहला आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित था। तो इन 5 युद्धों का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बदवाल का युद्ध और अलीवाल का युद्ध। ये 4 युद्ध अनिर्णायक थे, इसमें कोई फाइनल
डिसीजन नहीं हो पाया, युद्ध हुआ और निर्णय रहा और निर्णित रहा और समाप्त हो गया। लेकिन ये सोभराव का युद्ध निर्णायक हुआ, इसमें सिखों की अंततः हार हुई। और किसके विश्वासघात के कारण? लाल सिंह और तेज सिंह, ये दो गद्दारों का नाम भी आपको याद रखना है, आपके नंबर लाने हैं, इसलिए ये दो गद्दार के भी नाम आपको याद रखने ही होंगे। जैसा मिर्जाफर का वहां पे उन्होंने किया, इन लोगों ने पंजाब में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब सिख पूरी तरह हार जाते हैं तो जैसे कि अंग्रेज शुरू से ही, चाहे वो हार जाए चाहे जीत जाए, वो इसके बाद एक संधि करते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो अपने पक्ष के अनुसार, और अगर हार जाते हैं तो दूसरे पक्ष के अनुसार संधि वो करके किसी तरह अपने मैटर को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, युद्ध समाप्त हो गया और लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो लाहौर की संधि किनके बीच हुई? उस समय जो अल्पवयस्क शासक थे दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई, दोनों के बीच हुई। कब हुई? 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जब सिख पराजित हो गए उसके बाद। तो निश्चय ही जब सिख पराजित हो गए तो ये जो संधि होगी, संधि में जो प्रस्ताव होंगे वो बिल्कुल सिखों के प्रतिकूल और अंग्रेजों के अनुकूल होने वाला था, और वही हुआ। आप देखिए इनकी क्या क्या प्रोविजंस थे, ये प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहला अंग्रेजों को क्या चाहिए? माल चाहिए, पैसा चाहिए। तो 1.5 करोड़ बोला कि युद्ध किए हैं आप लोग, युद्ध स्टार्ट किए हैं, मेरा युद्ध में बहुत खर्च हो गया, सबसे पहले 1.5 करोड़ हर्जाना देना होगा आपको। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा पैसा से प्यार था, जैसा कि सभी जानते हैं, बाप बड़ा नपैया, अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा रुपया था दोस्तों। तो वही हाल यहाँ पे था। इसके बाद सतलज और व्यास नदी के बीच का जो दुर्ग था, उन सारे दुर्गों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। सभी दुर्ग सिखों को छोड़ना पड़ा। सतलज और व्यास नदी की जो जो नदियां होती है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, वैसे भी ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। और इस तरह का क्षेत्र था सतलज और व्यास नदी के बीच का, जो कि जालंधर क्षेत्र उसको बोला जाता है। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया, जो कि एक काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दुर्ग भी थे। सामरिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र भी अंग्रेजों के पास चले गया। 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना भी लिया। इसके बाद सतलज, सिख राज ने सतलज के पार के समस्त प्रदेश सदे के लिए छोड़ दिए। इसके बाद कुछ जो सिखों का क्षेत्र था सतलज नदी के दक्षिण तरफ, वो क्षेत्र भी अब अंग्रेज हमेशा के लिए ले लिए। इसके बाद आगे क्या होता है? कहा कि आपको सेना सीमित कर दिया जाएगा। अब आप मनचाहा जितना चाहे उतना सेना नहीं रख सकते हैं। मतलब पूर्णतः इस युद्ध में के बाद विलय नहीं कर रहे हैं, वो दिलीप सिंह को ही राजा बने रहने देंगे। देखिए दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया और रानी जिंदा जो उसकी माता जी थी उसे उसका संरक्षक बनाया गया। लाल सिंह जो कि धोखेबाज था, इसको तो पद मिलना ही था, उसको वजीर बने रहने दिया। ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया, वो जो सिख सेना सीमित किया, पैदल सैनिक 20,000 और घुड़सवार 12,000, इससे ज़्यादा सिख अब नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार सिख अब किसी अन्य यूरोपीय कंपनी के व्यक्ति को अपने सेवा में नहीं रखेंगे। वही मतलब एक तरह से ये सहायक संधि तरह का ही था, ये सारा प्रोविजन जो है सहायक संधि की तरह ही आपको लगेंगे। पहला सेना सीमित किया, अब उसके बाद जो कि सहायक संधि का एक महत्वपूर्ण अंग होता था कि ब्रिटिश सैनिक राजधानी में रहेगी, तो वही था रेजिडेंट बनाया, ब्रिटिश रेजिडेंट, और वो अंग्रेज अधिकारी उसे राजधानी लाहौर में नियुक्त कर दिया और वहाँ पे अंग्रेज सैनिक रख दिए, और इसका पूरा खर्चा सिख राज्य को देना था। अंग्रेज अधिकारी को रेजिडेंट बनाया, लाहौर में नियुक्त किया और उसके अधीन अंग्रेजी सेना रख दी, और उस सेना का खर्च भी सिख राज्य को देना था, महाराजा दिलीप सिंह को ही देना था उसका खर्च। और पहला जो रेजिडेंट था वो सर हेनरी लॉरेंस थे, इससे आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनका एक भाई भी था जॉन लॉरेंस, वो बाद में आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला लाहौर की संधि हुई तो वहाँ पे हेनरी लॉरेंस को पंजाब का पहला रेजिडेंट अंग्रेजों ने बनाया। इसके साथ ही जो अंग्रेजी सेना खालसा दरबार के खर्च पर कब तक रहेगी? 1846। मतलब जैसा कि पहले भी कहे कि ये सिखों के खर्च पर रहेगी, और इसका एक एग्रीमेंट किया
मतलब 1846 के अंत तक रेजिडेंट में जो सेना रहेगी, सिख सेना, उसका एक लास्ट डेट दिया था लाहौर में जो रहेगी दिसंबर 1846 तक, मतलब 1846 के अंत, मतलब दिसंबर 1846 तक जो अंग्रेज सेना है वो लाहौर में रहेगी। ये इस संधि के तहत हुआ। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसे मैंने बोल्ड करके भी लिखा है, कोहिनूर हीरा। सिखों का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी युद्ध के बाद महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा जो रंजीत सिंह को शाह सूजा से मिला था, उस कोहिनूर हीरा पर भी अंग्रेजों की नज़र थी और उन्होंने कोहिनूर हीरा अपनी महारानी विक्टोरिया को भेंट दिया। तो लाहौर की संधि पर एक बार हम लोग फिर से निगाह डाल लेते हैं। स्टार्टिंग से सब पहला क्या प्रोविजन किया, सतलज नदी के पार के कुछ क्षेत्र को रख ले लिया अंग्रेजों ने। दूसरा, सतलज और ब्यास के बीच के सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया जो कि जालंधर क्षेत्र था। 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना देने का प्रोविजन था। सिख सेना को सीमित कर दिया, और कितने में सीमित कर दिया, पैदल सैनिक 20,000 और घुड़सवार 12,000। यूरोपिया को नहीं रख सकते हैं, किसी अन्य यूरोपिया को नहीं रख सकते हैं। रानी जिंदा को संरक्षक और दिलीप सिंह को महाराज स्वीकार किया गया। लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया कर लिया गया और लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट बनाया गया, और जिसके पहले रेजिडेंट कौन बने, सर हेनरी लॉरेंस। और अंग्रेजी सेना को कब तक रहना था, 1846 के अंत तक, मतलब दिसंबर 1846 तक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी। इसका सारा खर्च कौन देगा, दिलीप सिंह, सिख राज्य को देना है। और कोहिनूर हीरा भी ले लिया और इसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। चलिए अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कैसे आरंभ होता है। और द्वितीय आंग्ल सिख, हम लोग यहाँ देख रहे हैं पहले आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, पहला आंग्ल सिख युद्ध, इसमें सिख राज्य को पूर्णतः अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश प्रांत में नहीं मिलाया। लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होगा, इसके बाद देखेंगे कि अंग्रेज जो पंजाब क्षेत्र है उसे अपने क्षेत्र में मिला लेता है, उसे ब्रिटिश प्रांत का अंग बना लेता है, एक तरह से पंजाब का पूर्णतः विलय कर लेता है। आखिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनती है दोस्तों, इसका जो पृष्ठभूमि है उसी समय ही इसकी पृष्ठभूमि लिखी जा चुकी थी जब लाहौर की संधि हुई। एक्चुअली लाहौर की संधि के बाद प्रोविजन था कि जैसा हम लोग पहले भी देखे कि दिसंबर 1846 तक जो अंग्रेजी सेना को वहाँ रहना था, वो 46 के अंत तक, मतलब दिसंबर 1846 तक अंग्रेजी सेना को लाहौर में रहना था, पंजाब में रहना था। इसके बाद उसे चला जाना था। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने यह नहीं माना और उन्होंने और एक संधि कर लिया 22 दिसंबर 1846 को, और एक संधि कर लिया 22 दिसंबर 1846 को, जिसे भेरावाल का संधि कहा जाता है। भेरोवाल 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 की संधि, भेरोवाल की संधि कर लिया 22 दिसंबर 1846 को लॉर्ड हार्डिंग ने। और इसमें कहा, भेरोवाल की संधि में कहा कि नहीं, दिसंबर 2000 अंत तक सिख सेना नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जो हम आपके महाराज है दिलीप सिंह अवयस्क हैं, इसके वयस्क होने तक अब यहीं पे रहेगी। और ये बात महारानी जिंदा को, जो कि संरक्षक थे, उसे खलने लगी, क्योंकि सिख सेना और जो रेजिडेंट था उनका काफ़ी हस्तक्षेप वहाँ के आंतरिक मामलों में बढ़ गया था। ये लोग चाह रहे थे कि ये सैनिक अब वापस जाएं, और दिसंबर तक वापस जाना था, तो दिसंबर में वापस जाना चाहिए था। जब नहीं गया तो यहीं से दोनों के बीच फिर से एक संघर्ष की नौबत आ जाती है, और फिर से इसी संघर्ष का जो माहौल था, जो मनमुटाव की स्थिति थी, इसको विस्फोटक बना देता है मुल्तान का जो उस समय नवाब था, उसी के विद्रोह ने। उन्होंने आगे आकर इसका नेतृत्व किया, मुल्तान के नवाब ने। चलिए देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या घटनाएं होती है। लाहौर की संधि शीघ्र ही अंग्रेजों का वास्तविक मकसद सामने आने लगा। क्या किया उन्होंने, लाहौर की संधि के बाद देख लिया नहीं, लाल सिंह काफी शक्तिशाली हो रहा है। अब लाल सिंह को दोषी करार देके झूठा केस में उसे बाहर निर्वासित कर दिया, पंजाब से बाहर कर दिया। और जो लाहौर था उसका शासन, जब वहाँ का लाल सिंह चला गया, वजीर चला गया,
तो आखिर वहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा? तो एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, एक बोर्ड बनाया, बोला कि लाहौर का शासन अब पंजाब का शासन यही बोर्ड करेगी, क्योंकि बालक दिलीप सिंह है और वो वहाँ का महाराज है, तो दिलीप सिंह तो अल्पवयस्क है, उससे होगा नहीं, और लाल सिंह दोषी पाया गया है, इसे बाहर कर दिया गया है, तो आखिर प्रशासन कैसे चलेगा? तो एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया और इसमें क्या किया, प्रतिनिधिमंडल को जो बनाना था उसका जो हेड होता था, प्रतिनिधिमंडल का हेड, वो जो हेड होता था इसका, वो एक अंग्रेज ही होता था, अंग्रेज ही होते थे। तो इसलिए ये सिखों को काफ़ी खलने लगी कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो शासक है, उसको बाहर कर दिया जा रहा है और अंग्रेज अपने प्रतिनिधि को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जिसके कारण मनमुटाव की काफ़ी स्थिति थी। और इसी क्रम में अगली जो बातें हम लोग कर चुके हैं कि लाहौर की संधि के तहत उसको चले जाना था, अंत तक वो भी नहीं गया और उन्होंने भेरावल की संधि कर ली। और भेरावल की संधि के तहत जो प्रावधान हुए, भेरावल की संधि में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भेरावल की संधि कब हुई? 22 दिसंबर 1846 को हुई। और इस संधि के अनुसार क्या हुआ, महाराजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु लाहौर में ही अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकृत हो गया और प्रति वर्ष 22 लाख का खर्च खालसा दरबार को वहन करना था। अर्थात अब सेना कब तक रहेगी? जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं बन जाएंगे, तब तक सिख सेना लाहौर में ही रहेगी और इसके लिए उसे 22 लाख खर्च भी देना होगा अंग्रेजों को। ये प्रावधान कर दिया गया भेरावल की संधि, जो कि दिसंबर 1846 में हुई। और जबकि लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को, वो भी 1846 में ही था। और इसके बाद अंग्रेज रेजिडेंट था, उसके पावर्स को भी बढ़ा दिया गया, सैनिक शक्ति था और सैनिक शक्ति भी दिया गया। और जैसा पहले भी कहें कि एक बोर्ड बनाया गया, प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जो कि उसको सहायता करता दिलीप सिंह को। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। इसके विरोध में रानी जिंदा कौर ने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। तो रानी जिंदा कौर को क्या किया? रानी जिंदा कौर को भी साइड करने का प्रयास किया और इसके तहत उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ने 20 अगस्त 1947 को एक घोषणा की, अगस्त 1947 में घोषणा की, जिसके अनुसार दिलीप सिंह की शिक्षा के हित में महारानी जिंदा कौर को उससे अलग रहना चाहिए और इसलिए उसे शेखपुरा भेज दिया गया और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। पहले लाल सिंह को साइड किया, फिर महारानी जिंदा को साइड किया, उसे पेंशन दे दिया गया और शेखपुरा भेज दिया गया। और बहाना क्या किया? दिलीप सिंह को, जो भी बालक है, पढ़ाई लिखाई करनी है, इसलिए महारानी जिंदा कौर को उससे अलग हो जाना चाहिए। और जैसा कि सिखों का प्रशासन चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया है और ये जो परिषद थे, परिषद का गठन हुआ और उसमें महाराजा दिलीप सिंह के साथ ये परिषद मिलकर शासन की देखभाल करेंगे। ये तो ठीक था, लेकिन परिषद की जो अध्यक्षता थी, जो परिषद का जो हेड था, अंग्रेज रेजिडेंट जो थे उनके द्वारा ही की जाएगी। मतलब जो अंग्रेज रेजिडेंट होंगे वही इनके हेड होंगे परिषद का। मतलब एक तरह समझिए अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब पर अंग्रेजों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया था। दिलीप सिंह के जो भी आगे पीछे संरक्षक थे, उन्हें मार्गदर्शन करने वाले सिख थे, उसे धीरे धीरे करके बाहर किया। लाल सिंह को बाहर किया, रानी जिंदा को बाहर किया और इसके बाद अब एक परिषद बना दिए। उस परिषद का भी जो हेड था वो एक अंग्रेज था, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे अंग्रेज ही नियुक्त हो गए। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब को अंग्रेज अपने अधीन कर चुके थे। लेकिन ये जो माहौल था, ये माहौल विस्फोटक तब हो जाता है जब लॉर्ड डलहौजी आते हैं। 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, और हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत वो अब अप्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करना चाहते थे, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों को डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत में उनका शामिल करने का मकसद था। और वो साम्राज्यवादी प्रकृति के गवर्नर जनरल थे और कोई अवसर नहीं खोते थे वो कि किसी क्षेत्र को अगर जीत कर ब्रिटिश प्रांत में मिलाना हो तो वो कोई भी अवसर छोड़ते नहीं थे। इसी क्रम में जब पंजाब की ये स्थिति थी और उसी दौर में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और जो मुल्तान प्रांत के एक गवर्नर थे, सिख गवर्नर
मूलराज। मूलराज ने विद्रोह कर दिया। मूलराज ने जब विद्रोह कर दिया तो अंग्रेज सैनिकों के साथ झड़प हुई और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को, काफी बहुत सारे अधिकारियों को मौत के घाट भी उतार दिया था मूलराज ने और उसकी सेना ने। और इसी क्रम में, और पहले जो झड़प होती है तो ब्रिटिश सेना की हार भी हो जाती है। और इस हार को देखने के बाद डलहौजी के जो सेना नायक होते हैं गफ ने डलहौजी से जाके कहा भी कि नहीं, इस युद्ध में हम लोग विजयी हुए हैं। एक तरह से वो अपने आप को ये साबित करना चाहते थे कि हम नहीं हारे हैं। लेकिन वहाँ पे एक लॉर्ड डलहौजी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उसने कहा कि हमें विजय अगर ऐसे ही मिलती रही तो एक दिन ऐसी ही विजय हमें नष्ट कर देगी। हमें विजय मिली परंतु एक और ऐसी ही विजय हमें नष्ट कर देगी। मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि आप नहीं जीते हैं, और इसी तरह का अगर हम और विजय आपके जैसे करते रहें, गफ के जैसा विजय करते रहें, तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे। तो लॉर्ड डलहौजी ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने अब इसको दबाने का, एकदम पूरी तरीके से इस विद्रोह को कुचलने का निर्णय ले लिया और उन्हें मुल्तान के गवर्नर के खिलाफ आक्रमण कर दिया। मूलराज के खिलाफ आक्रमण कर दिया और एक तरह से धीरे धीरे वो पूरे सिख राज्य पर ही आक्रमण हो गया। जैसा कि हम लोग पिछले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में देखे कि जब युद्ध आरंभ हुआ तो 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन यहाँ मुख्यतः 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी दोस्तों। 2 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो पहला जो लड़ाई था वो चिलियांवाला की लड़ाई उसको बोलते हैं, फेमस था चिलियांवाला की लड़ाई। ये पूछा जाता है चिलियांवाला की लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है, तो चिलियांवाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। इसमें 2 तरफ से लड़े गए। अंग्रेजी कमांडर थे गफ और भारत की तरफ से, सिख की तरफ से शेर सिंह थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा। लेकिन अंग्रेजों को काफ़ी लॉस हुआ, उसके काफ़ी सैनिक मारे गए, जनधन की अपार क्षति हुई और सिख सेना भले विजयी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही तबाह करके रख दिया। अंग्रेज परेशान हो गए थे इस युद्ध के बाद। इसके बाद जो दूसरा लड़ाई हुआ, दूसरी लड़ाई गुजरात में हुई चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 में, और इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया दोस्तों। दूसरा जो युद्ध है, चार्ल्स नेपियर आ जाते हैं और वो 21 फरवरी 1849 को होता है, जिसमें तोपों का प्रयोग होता है और सिखों की बुरी तरह से हार हो जाती है। क्योंकि जब आपके अगेंस्ट तरफ से तोप चलने लगे और आपके पास परंपरागत हथियार रहे तो पराजय निश्चय था। अगर परंपरागत हथियारों से युद्ध होता तो सिख भले कुछ कर पाते, लेकिन जब तोप चलने लगे तो सिख अंततः पराजित हो गए। सिख जब हार गए, इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को एक घोषणा की और घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। जब संपूर्ण पंजाब को मिला लिया गया तो क्या करेंगे दिलीप सिंह? अब दिलीप सिंह को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं बचता था, तो एक बहाना लिया दिलीप सिंह और उसकी माता जिंदा कौर को पेंशन दे दिया। 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेज दिया, और ताकि वहाँ पे ये पढ़े लिखे और अच्छे से रहे, और उसे वहाँ पे भेज दिया गया। इसको भेजने के बाद रीज़न ये दिया गया, अभी भी इसे काफ़ी कुछ सीखना है, हम लोग इसे सीखने के लिए लंदन भेज रहे हैं, वहाँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके काबिल होके फिर आएंगे। बेसिकली अंग्रेज बड़े ही चालाक होते थे और वो हर काम के बाद कुछ पॉलिटिक्स कर लेते थे ताकि जन विद्रोह नहीं भड़के। और देखिए, आपका हम महाराज को बड़े ही सम्मान से लंदन भेज दिए हैं, वहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई करेंगे और सिर्फ खर्च भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने करके उसे भेज दिया और पंजाब को 29 मार्च 1849 को विलय कर लिया गया और ब्रिटिश प्रांत का एक अंग बन गया। लेकिन पंजाब का विलय को लेकर खुद अंग्रेजों के अंतर्गत भी, अंग्रेजों के जो खुद अधिकारी थे वो भी आपस में एक नहीं थे। उसी में जो पहले ब्रिटिश रेजिडेंट थे पंजाब में, सर हेनरी लॉरेंस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि पंजाब का विलय अनैतिक है। इसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और उसके जगह फिर
सर जॉन लॉरेंस को पंजाब का रेजिडेंट बनाया गया। लेकिन बाद में हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने जब सर हेनरी लॉरेंस से कहा तो उन्होंने त्यागपत्र फिर वापस ले लिया और फिर से पद को संभाल लिया था। मतलब मेरा बोलने का था कि इतना अनैतिक तरीके से उन्होंने पंजाब को जीता और विलय किया, उसको खुद उसके अधिकारी भी अच्छा नहीं कहते थे और इसके खिलाफ उन्हें त्यागपत्र दे दिया था। सर हेनरी लॉरेंस का त्यागपत्र एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा दो आंग्ल सिख युद्ध, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं आरंभ से। सबसे पहले जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध वो कब हुआ था? 1845-46। इसका आरंभ कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 11 दिसंबर 1845 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आरंभ हुआ, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और सिख के जो शासक थे वो कौन थे? दिलीप सिंह। किन दो सिख सरदारों ने सिखों को धोखा दिया? तो लाल सिंह और तेजा सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कुल कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध और निर्णायक और एक निर्णायक, मतलब टोटल 5 युद्ध। 5 युद्ध हुए टोटल। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 को। लाहौर की संधि के मुख्य प्रावधानों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे प्रावधान को याद रखेंगे। कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया था? तो 1.5 करोड़ रुपया। इसी तरह सेना को कितना सीमित कर दिया गया? पैदल को 20,000 और घुड़सवार को 12,000। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो पहला रेजिडेंट बना वो कौन बने? ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस। और सिख सेना को कब तक रहना था पंजाब में लाहौर की संधि के तहत? तो दिसंबर 1846 तक। सिख सेना को विस्तार देने के लिए, पंजाब में और रखने के लिए कौन सी संधि हुई? भेरावल की संधि। ये कब हुई? भेरावल की संधि कब हुई? तो 22 दिसंबर 1846 को हुई। भेरावल के संधि का मुख्य प्रावधान क्या था? सिख सेना को अब महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक रहना था। और भेरावल की संधि के तहत सिख सेना जो वहां पे रह गई लाहौर में, उसके लिए कितना खर्च देना था? तो 22 लाख। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार महारानी जिंदा को कहाँ भेज दिया गया पेंशन देकर? पहले शेखपुरा। कितना वार्षिक पेंशन? 48,000। और जो परिषद का गठन हुआ था उसमें कुल कितने लोग होते थे? 8 सिख सरदार का परिषद। इसके हेड कौन होते थे? हेड ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे वही हेड होते थे, परिषद के अध्यक्ष। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब स्टार्टिंग हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। किस प्रांत के सरदार के विद्रोह के कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का आरंभ होता है? तो मुल्तान प्रांत के सरदार। उस सरदार का नाम क्या था? मूलराज। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1848 और 49 के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में कुल कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 युद्ध। कौन सा युद्ध आरंभिक युद्ध था? चिलियान वाला। चिलियान वाला की लड़ाई किसके बीच हुई? शेर सिंह और गप के बीच। यह युद्ध और निर्णायक रहा। दूसरा युद्ध कब हुआ? 21 फरवरी 1849 को। कौन सा युद्ध था? ये गुजरात का युद्ध था, गुजरात में हुआ था। किस युद्ध में अंग्रेजों ने तोपों का प्रयोग किया? तो गुजरात के युद्ध में। ये युद्ध कब हुआ था? 21 फरवरी 1849 को। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया जिसके अंतर्गत वो उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई? तो चार्ल्स नेपियर। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किस सैनिक के नेतृत्व में, किस सेनानायक के नेतृत्व में अंग्रेज अंततः पंजाब पर विजय पाने में सफल रहे? तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849। पंजाब को कब अंग्रेजी प्रांत में मिला लिया गया? 29 मार्च 1849। किसने घोषणा की? लॉर्ड डलहौजी ने। बाद में जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंत में दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? लंदन। कितना पेंशन पर? 50,000 पाउंड के वार्षिक पेंशन देकर। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन
इस यूनिट से बन सकते थे, जिसका हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे थे। तो आप देख रहे थे एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1, और इसी तरह आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में अपना परचम लहरा सके। यूजीसी नेट जेआरएफ आपको सक्सेस कराने के लिए एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ लगातार कंटिन्यू आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है, और प्रतिदिन ऐसी क्लासेस जारी रहेगी। और अब हम लोग बस यूनिट 7 को अंत करने वाले हैं। सिलेबस का यूनिट 7 अब अंत होने वाला है दोस्तों, और 1 से 2 क्लासेस इसमें मिलेंगी आपको। यूनिट 7 अंत, उसके बाद हम लोग यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे फिर से। इसी के साथ ही आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।